भाई सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? तो आज हम लोग रेलवे में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो साइंस, क्योंकि रेलवे में साइंस ज़्यादा आती है तो ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन भी हैं। तो ये आने वाले जो एग्ज़ाम है रेलवे के, क्योंकि अभी पता चला है कि 1.5 लाख वैकेंसी फिर से आने वाली हैं रेलवे की, और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आती रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने निकाले हैं प्रीवियस ईयर, उन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को समझना अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें कहा गया है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा रसवेदी अपग्राहक। रसवेदी अभिग्राहक इसका आंसर है। ठीक। तो स्वाद का पता लगाना, जो जीभ में स्वाद के जो स्वाद जिससे हमको पता चलता है कि इस ये किसी भी वस्तु का स्वाद पता चलता है, वो किससे पता चलता है? रसवेदी अपग्राहक से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो जी होता है, जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है, कैपिटल जी, उसकी खोज किसने की थी? जो कैपिटल जी होता है, तो कैपिटल जी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी की खोज की थी। और कैपिटल जी, पता है कि इसको गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कहते हैं। जी का मान कई बार पूछा गया है। तो जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक। तो ये इसका जी का मान होता है, इसको याद रखेंगे। ये किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और इन्होंने यही बताया, ये भी बताया था कि पृथ्वी पर हर जगह पे जी का मान समान होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर जी का मान समान रहता है। ठीक। पृथ्वी पर हर जगह पे जी का मान, कैपिटल जी, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका जी का मान हर जगह पे समान रहता है। एंटोनी लेवोसियर का नाम तो सुना होगा। इनको रासायनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। इनको रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक। न्यूटन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। इनको फिजिक्स का पिता कहते हैं। ठीक। जॉन डाल्टन, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है जॉन डाल्टन। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने। सबसे पहले डाल्टन का परमाणुवाद आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अब अम्ल के बारे में अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो ये तो सही है। इसमें कहा गया अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं ये तो गलत है एकदम। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है केवल। दूसरा है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, लवण मतलब नमक बनाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद कहा गया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कि कौन अम्ल का एक गुण नहीं है, तो नहीं वाला आंसर बताना है इसमें। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक। तो यहाँ पे जो अम्ल होता है, अम्ल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक। अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक। अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान कितना होता है? ये 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक। और अम्ल जल के साथ क्रिया करेगा तो H+ आयन देता है। जल के साथ अगर क्रिया करेगा तो H+ आयन देता है। ठीक।
ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अभी अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो पता ही होगा कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और इस खेल के क्षेत्र में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, पहले 5 दिए जाते थे, अब 15 लाख दिए जाते हैं, और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार ये दिया जाता था, लेकिन इसका वर्तमान नाम दूसरा हो गया है। तो इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र ये दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न के जगह पे अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाने लगा है। इसमें जो राशि हो गई है वो 25 लाख रुपए हो गई है। ठीक, इसमें राशि दी जाती है 25 लाख रुपए, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि डॉट डॉट करके है कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। जैसे कोई लोहे की छड़ है, कोई लोहे की छड़ है, तो उसको अगर हम चाहते हैं कि वो खराब ना हो, उस पर जंग ना लगे, तो उसके ऊपर एक हम कोटिंग करते हैं। उस कोटिंग का नाम क्या है, तो चिकनाई नहीं, ये गलत है। मिश्र धातुकरण, ये कुछ हद तक सही है लेकिन गलत है। ठीक, गैल्वनाइजेशन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, परत का नाम है जस्तीकरण, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, इसके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं जस्तीकरण, जस्तीकरण, या इसी को यसद लेपन भी कहते हैं, और इस क्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जस्तीकरण, जिस जिंक की परत चढ़ाना जस्तीकरण या यसद लेपन कहते हैं, या फिर इसमें इस क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं, जिससे लोहा खराब नहीं होता है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा था है कि लोहे पर जंग लगना, जंग लगने से उसका भार क्या होता है। लोहे पे अगर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, इसका भार बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर उठाए गए, जैसे हम किसी चीज को पीटने जा रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए जब ऊपर उठाते हैं हथौड़ा, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े में कैसी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो जब कोई चीज ऊपर रुकी होती है, उठाए गए, तो जब ऊपर उठा होगा, ठीक, अभी तो वो ऊपर उठा है, तो उठे हुए हर चीज में जो ऊपर उठी हुई वस्तु है, रुकी है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जो चीज कहीं पे रुकी हुई है, उठी हुई है, जमीन से ऊपर है, उठी हुई है, अगर उसको छोड़ने पे वो गति में हो रही है, तो उसका मतलब है कि वो पहले स्थितिज ऊर्जा में है। प्रत्येक वस्तु पहले स्थितिज ऊर्जा में होती है, उसके बाद वो गति में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, गतिज ऊर्जा का फार्मूला सब लोग याद रखेंगे, 1/2 mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, mgh होता है। ठीक, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, नोबेल पुरस्कार के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती हैं हर साल, तो यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, एकमात्र भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन हो जाएगा इसका आंसर। अभिजीत बनर्जी को भी मिला है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है, ये अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि जब हम आवधिक आवधिक तालिका में
तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? अब आवधिक तालिका का मतलब समझ लो, ये ऐसे ही लिख के आया था पेपर में। आवधिक तालिका का मतलब हो गया पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, इसका मतलब क्या है? आवर्त सारणी। ठीक, तो आवर्त सारणी में कहा गया है कि समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले समझ लो कि हम आवर्त सारणी जो बनी होती है कुछ ऐसे, ठीक, बहुत सारे समूह होते हैं ऐसे ऐसे 18। तो यहाँ पे कहा गया कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तो सबसे पहले देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से चालू होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हर परमाणु क्रमांक 1 2 3 चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। संख्या बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कक्षा बढ़ेगी। ठीक, तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, कक्षाएं बढ़ती हैं। तो इसमें कहा गया है कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सेल की संख्या घट जाती है। सेल मतलब कक्षाएं घट जाती है, तो ये तो गलत है। इसमें कहा गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो हमने कहा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, ये भी गलत है। सेल की संख्या बढ़ जाती है, तो ये सही है एकदम, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणु आकार कम हो जाता है, तो ऐसा गलत है ये भी वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो पीएच मानों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डॉट डॉट से कम होता है। तो पीएच मान, अगर देखो मुंह का जो पीएच मान होता है उस जो एक प्रकार से मेंटेन होता है, ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता ज्यादा। तो कितना से कम हो जाए तो फिर दांत सड़ने लगते हैं। तो इसका आंसर है 5.5। अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, दांतों में सड़न चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, जैसे भोजन है, भोजन कहीं पे फंस जाता है तो फंसने से वहां पे कीड़े क्या करते हैं, वहां पे उनको कीड़े खाकर वहां पे क्या होता है, अम्ल छोड़ते हैं, तो जिससे हमारे मुंह का पीएच मान इससे कम होने लगता है और फिर क्या होता है, दांत सड़ने लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मतलब होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी। इससे क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी में पूछा गया है, रेलवे में। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक क्या होता है, दो एम्फोटेरिक याद रखेंगे, Al2O3 और ZnO। ये दो एम्फोटेरिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक एम्फोटेरिक है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इनका मतलब क्या है कि ये ऐसे तत्व हैं या ऐसे यौगिक हैं कि इनसे होता क्या है कि ये चाहे अम्ल से क्रिया करे चाहे क्षार से क्रिया करे, दोनों से ये क्रिया कर देते हैं। ठीक, और दोनों से क्रिया करके उभयधर्मी ही बनाते हैं, इसी से भी क्रिया कर सकते हैं, उभयधर्मी है। ठीक, तो ये दोनों उभयधर्मी याद रखें, जिंक ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि इसमें कहा गया जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है, P मतलब पोल होता है, F मतलब क्या होता है, फोकस होता है, तब अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपको आता है तो इसका आंसर बता दें कमेंट में, नहीं तो पहले हम यहाँ पे पहले इसको समझते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में बाहर की ओर कलई क्रिया होती है, अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक, अवतल दर्पण है, इसमें वस्तु को रखने के कई स्थान है। पहला है ये अनंत, ये है के जहाँ पे अनंत पे रख सकते हैं, ये है वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं, ये फोकस है, और ये क्या है, पोल है मतलब ध्रुव है। ठीक, अब वस्तु को हम कितने जगह पे रख सकते हैं, तो पहले देखो यहाँ पे 1 नंबर पे रख सकते हैं मतलब अनंत पे,
2 नंबर पे रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र पे, 3 नंबर पे वक्रता केंद्र पे, 4 नंबर पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, 5 नंबर पे फोकस के बीच में, और 6 नंबर में फोकस और पोल के बीच में। इतनी जगह पे हम वस्तु को रख सकते हैं। 1 नंबर है अनंत को बताता है, 2 नंबर बताता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, 3 नंबर बताता है वक्रता केंद्र है, 5 नंबर बताता है फोकस है, और 4 नंबर बताता है फोकस और वक्रता केंद्र है। 6 नंबर बताता है कि आप ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखिए। अब इनका देखो, इनका जो प्रतिबिंब है कैसे बनता है। जैसे 1 2 3 4 5 हमने लिखा है, तो इसी को उल्टा रख देंगे इनके नीचे, 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद इसका हम आकार बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये इसके प्रतिबिंब के आकार है। अब जो 6 नंबर वाला है वो इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा है कि वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र और जो 2 नंबर की वस्तु है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो उसका कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में 2 नंबर। केंद्र, अगर वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, 3 नंबर। 4 नंबर का अगर हम देख रहे हैं तो उसका कहाँ बनना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और फोकस पे कोई वस्तु रखी है 5 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, 5 नंबर। तो जो 6 नंबर है जो पोल और ध्रुव के बीच रखी है, एफ फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है 6 नंबर वस्तु, उसका प्रतिबिंब हमेशा इसके पीछे बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे बनेगा। अब इनसे देखो क्या क्या पूछे जाते हैं। पहले तो जितने भी प्रतिबिंब फोकस इसके इस तरफ बनेंगे दर्पण के, वो सब वास्तविक होते हैं, वास्तविक। साथ में उल्टा होते हैं, उल्टा। वास्तविक होते हैं, उल्टा होते हैं। और जितना दूर देखते हैं यहाँ पे, जितना दूर जाता है प्रतिबिंब वो बढ़ता जाता है। ठीक, लेकिन छोटा जितना दूर रखेंगे उतना छोटा बनेगा। जैसे 1 नंबर का प्रतिबिंब देखो, 1 नंबर पे यहाँ पे बना है तो छोटा है। और जो 5 नंबर पे है वो सबसे दूर, जो फोकस पे है वो अनंत पे बना है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन जो 6 नंबर पे है, 6 नंबर देख रहे हैं ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और ये वस्तु से बड़ा बनता है। तो इधर जो बनते हैं वो एक तो आभासी होते हैं, आभासी, और साथ में सीधा और वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अब इसका आंसर देखो, पहले आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है, इसमें कहा गया यदि वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए, यदि वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ध्रुव और फोकस। ये 6 नंबर ध्रुव और फोकस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, पीछे बन रहा है। साथ में आभासी, सीधा और बड़ा बन रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत पे तो बनेगा नहीं, एफ और सी के बीच बनेगा नहीं, सी के बाद बनेगा नहीं, तो यहाँ पे दर्पण के पीछे बनना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक एल्कोहल का क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। केल्विन पे पैमाने पर तापमान बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबको पता है यहाँ पे कि पहले हम फार्मूला रखते हैं, C/100 बराबर K माइनस 273/100 होता है फार्मूला, इन दोनों के लिए, केल्विन और सेल्सियस के लिए। अब सेल्सियस पे 78 है, तो C की जगह पे अगर हम 78 रखेंगे, 78/, या फिर हम थोड़ा सा और 60 इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा
k माइनस 273। अब c की जगह पर रख देंगे 78 बराबर k माइनस 273। अब ये 273 माइनस में इस तरफ जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 11 7 7 14 एक 15 हो जाएगा और यहाँ पे 3। तो k बराबर कितना हो जाएगा 351। तो 351 डिग्री केल्विन हो जाएगा। अब केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ये 351। ये भी कई बार पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रेलवे में। अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल विभाजन के बारे में आप पढ़ते हैं तो 1906, 1903, 1904, 1905। तो यहाँ पे देखो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक, उसी ने बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव लेके आया था। ठीक, तो जब लेके आया था तो यहाँ पे क्या हो गया था, 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक मनाया गया था, शोक मनाया गया था। ठीक, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर के उपलक्ष्य में यहाँ पे राखी का आयोजन हुआ था। राखी, रक्षाबंधन वाला, सभी ने आपस में राखी बांधी थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लेकिन हुआ नहीं था, ये लेके आए थे एक्ट कि अब बंगाल विभाजन किया जाएगा। लेकिन 1911 में जब जॉर्ज पंचम और एक लोग और आए थे वहाँ से, ब्रिटेन से, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। उसी दिन 16 अक्टूबर को शोक मनाया गया था पूरे बंगाल में, ठीक, पूरे देश में एक प्रकार से। और उसी दिन लोगों ने आपस में राखी बांधी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कहा गया कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने, पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। प्रजनन के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया कि वो प्रजनन बताइए जिसमें जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है। जैसे हम कभी कभी जड़, किसी पौधे की जड़ लेके गाड़ देते हैं तो जग जाती, उगाती है। तना को मिट्टी में डाल देते हैं तो जग, मतलब उसमें अंकुरित हो जाती है। या पत्तियां कभी कभी उनको लगा देते हैं तो उनमें भी अंकुरण आ जाता है, पौधे बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रजनन है, तो इसको कहते हैं वनस्पति प्रजनन के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहीं से जड़ लेके आए, उसको लगा दें तो उसमें पत्ते निकल आते हैं, तना लगा दे तो उसमें पत्ते निकल आते हैं, पत्तियां लगा दें तब भी उससे पत्ती निकल आती हैं। तो इसका मतलब है कि वो प्रजनन कहलाता है वनस्पति प्रजनन। ठीक, अगला अगला है, लास्ट एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका, नाम है इसका, सेंट पीटर्स बेसिलिका, किस शहर में स्थित है? तो ईसाई धर्म का एक ये क्या है, चर्च है, किस में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन एक शहर है, वेटिकन सिटी। ये विश्व का सबसे, ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश है। मैड्रिड पता है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक, पीसा की झुकी हुई मीनार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से और शेयर कर दो वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।